क्या आपको पता है कि एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? तो एक प्रोटॉन का जो मास होता है ये होता है 1.00727 एटॉमिक मास यूनिट। और एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? एक न्यूट्रॉन का मास होता है 1.00866 एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक हीलियम न्यूक्लियस का मास कितना होता है, तो जैसे कि हमें पता है कि एक हीलियम न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स रहते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स रहते हैं। तो ये बड़ा सिंपल है कि एक हीलियम न्यूक्लियस जिसमें कि 2 प्रोटॉन्स है और 2 न्यूट्रॉन्स है, इसका जो मास होगा, इसका मास बराबर होना चाहिए 2 प्रोटॉन का जो इंडिविजुअल मास है प्लस 2 न्यूट्रॉन्स का जो इंडिविजुअल मासेस है, इनके सम के बराबर, इनके जोड़ के बराबर। पर ऐसा नहीं होता है। जब भी बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स, यहां पर मैं आपको बता दूं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। जब बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स एक साथ मिलते हैं और मिलके एक न्यूक्लियस बनाता है, तो उस न्यूक्लियस का मास इंडिविजुअल मासेस के सम से कम होता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इसी हीलियम न्यूक्लियस का एग्जाम्पल ही कंसीडर कर लेते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि हीलियम न्यूक्लियस का जो मास है ये बराबर होना चाहिए 2 प्रोटॉन का मास प्लस 2 न्यूट्रॉन के मास के, तो हिसाब लगा लेते हैं। चलिए ये कितना होना चाहिए। सो हमने बात किया था एक प्रोटॉन का जो मास है वो इतना होता है, तो उसी हिसाब से अगर 2 प्रोटॉन्स की बात किया जाए, 2 प्रोटॉन्स, तो 2 प्रोटॉन्स का जो मास होगा ये इसी का डबल होगा। सो इसे दुगना कर लेते हैं और ये होगा 2.01454 एटॉमिक मास यूनिट। उसी तरह से 2 न्यूट्रॉन्स का जो मास है, इसे किसके बराबर होना चाहिए? इसी का डबल। सो इसका जो दुगना होगा, डबल होगा, ये होगा 2.01732 एटॉमिक मास यूनिट। तो इस हिसाब से इन दोनों का जो सम होगा, दैट मीन टोटल जो होगा 2 प्रोटॉन का मास प्लस 2 न्यूट्रॉन का मास, ये किसके बराबर होना चाहिए? इन दोनों को सम कर दे तो इन दोनों को जोड़ने से हमें मिलता है 4.03186 एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये पाया गया कि हीलियम न्यूक्लियस का जो मास है ये इतना नहीं है। सो हीलियम न्यूक्लियस इसका जो मास होता है ये होता है 4.00153 एटॉमिक मास यूनिट। तो ऑब्वियसली हीलियम न्यूक्लियस का मास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के इंडिविजुअल जो मासेस हैं उनका जो सम है उससे कम है। और ये जो कम मास होता है इसे मास डिफेक्ट कहा जाता है। चलिए सबसे पहले इसी सिनेरियो को हम यहां पर एक फिगर बना के देख लेते हैं ताकि हमें बेहतर याद रहे। अगर हीलियम न्यूक्लियस को कंपेयर किया जाता है इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स के साथ, तो हमें सिचुएशन कुछ ऐसा मिलता है कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बना हीलियम न्यूक्लियस, इसका मास कम होगा अगर हम कंपेयर करें 2 प्रोटॉन्स को अलग अलग इंडिविजुअली और 2 न्यूट्रॉन्स को अलग अलग इंडिविजुअली। तो ऐसा सिनेरियो होगा। यहां पर देख ले, हमने जैसे कि बात किया था, ये जो डिफरेंस है इसे हीलियम न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट कहा जाता है। डिफरेंस कितना होगा? चलिए हिसाब लगा लेते हैं डिफरेंस कितना होगा। इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही तो डिफरेंस है, उतना ही तो हीलियम न्यूक्लियस कम मैसिव है। तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा 0.3033 एटॉमिक मास यूनिट। और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मास डिफेक्ट ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। तो हमने देखा कि मास डिफेक्ट ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इज इक्वल टू 0.03033 एटॉमिक मास यूनिट। इसे भी एक फिगर बना के समझ लेते हैं।
मेरा कहने का मतलब है एक फिगर बना लेते हैं ताकि चीजें हमें बेहतर समझ में आए। तो जैसे कि हमने बात किया था, इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स अगर हो, जैसे कि हीलियम न्यूक्लियस के लिए इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स है 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। ये बैलेंस आउट हो जाता है जब हम यहां पर एक हीलियम न्यूक्लियस रखें, एक हीलियम न्यूक्लियस। लेकिन हीलियम न्यूक्लियस तो कम मैसिव है इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन से, तो यहां पर इसे बैलेंस आउट करने के लिए हमें यहां पर एक मास रखना होगा। ऑब्वियसली ये मास किसके बराबर होगा? यही मास होगा मास डिफेक्ट, यही होगा मास डिफेक्ट के। मतलब हीलियम न्यूक्लियस का जो मास है प्लस उसका जो मास डिफेक्ट है, इन दोनों को मिला है तो फिर इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स के टोटल मास के बराबर होगा। तो हमने देखा कि ये है मास डिफेक्ट। लेकिन ये मास डिफेक्ट आता क्यों है, होता एग्जैक्टली क्यों है? तो जब भी इंडिविजुअल बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स, इसी केस को हम कंसीडर कर लेते हैं 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स अलग अलग हैं, अगर ये कंबाइन होके एक न्यूक्लियस बनाता है, तो इस केस में ये हीलियम न्यूक्लियस बनाएगा। सो जब ये हीलियम न्यूक्लियस बनाता है तो इस प्रोसेस में ये लूज करता है कुछ एनर्जी। जब ये एनर्जी लूज करता है तो ऑब्वियसली जैसा कि हमें पता है कि एनर्जी और मास इक्विवेलेंट है। इससे पहले हमने ये देखा था कि एनर्जी और मास किस रिलेशन से इंटर रिलेटेड है, मतलब मास एनर्जी में जो कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है, उनके बीच का रिलेशन क्या है, हमने ये देखा था। और हमने ये भी बात किया था कि इसे स्पेशल रिलेटिविटी से समझा जा सकता है। अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो ये प्रूफ भी इस चैनल में अवेलेबल है, उसका लिंक मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन स्टैंडर्ड 12th के लेवल में इसे समझ पाना उस प्रूफ को थोड़ा मुश्किल होगा। इसके लिए आपको स्पेशल रिलेटिविटी का बेसिक्स जो है उसे समझना होगा। फिलहाल तो इतना जान लें कि एनर्जी और मास एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहां पर जो एनर्जी ये रिलीज करता है उसके कारण इसमें कुछ मास लूज करता है, वही मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और ये रिलीज करता है। तो यहां से जो मास घटता है उसे हम मास डिफेक्ट कहते हैं, उसे डेल्टा एम से डिनोट किया जाता है। सो डेल्टा एम, इतना मास जो कि मास डिफेक्ट है, मैं यहां भी लिख देता हूं डेल्टा एम। जो कि मास डिफेक्ट है उतना मास यहां से घट गया, मतलब इसका टोटल मास जो है उससे इतना मास घट गया। वही मास जो घटा वही मास एनर्जी के तौर पे रिलीज हो जाता है। तो ये एनर्जी किसके बराबर होना चाहिए? हमें पता है एनर्जी इज इक्वल टू जितना मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जितना मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर्ड। यहां पर सी जो है सी ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसका की वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर इसी एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्यों कहते हैं? चलिए देख लेते हैं। यह है बाइंडिंग एनर्जी। किसका बाइंडिंग एनर्जी? ये बाइंडिंग एनर्जी है हीलियम न्यूक्लियस का। हम इसे बाइंडिंग एनर्जी क्यों कहते हैं? चलिए, अगर ये सारे इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स एक न्यूक्लियस बनाता है, इस प्रोसेस में ये इतना एनर्जी लूज करता है, तो अगर यही न्यूक्लियस आपको दिया जाए और इसे इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स में अगर स्प्लिट करना है तो ऑब्वियस सी बात है हमें इतना एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, तब जाके ये टूटेगा। चलिए फिगर बना लेते हैं कि ये हीलियम न्यूक्लियस है। हम चाहते हैं कि ये हीलियम न्यूक्लियस जो है ये टूट जाए, टूट के जो इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स हैं वो सारे जो हैं, सारे न्यूक्लियॉन्स ये अलग अलग हो जाए, टूट जाए। तो फिर इस पूरे प्रोसेस में हमें इसे कुछ एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, ये एनर्जी इसे प्रोवाइड करना होगा। जब तक हम ये एनर्जी इसे प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक ये इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स में टूट नहीं सकता है। इसीलिए
चूंकि ये एनर्जी हमें प्रोवाइड करना होगा, किस लिए? अनबाइंड करने के लिए। इसे चूंकि अनबाइंड करने के लिए इतना एनर्जी हमें प्रोवाइड करना होगा, इसीलिए इसे बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। ये एनर्जी जो यहां से निकल गया है, इसी के कारण ये न्यूक्लियस स्टेबल है। अगर नहीं निकलता तो फिर ये अपने आप स्प्लिट हो जाता है ऐसे इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स में। क्योंकि इसमें इसके रेस्पेक्ट में ई एनर्जी कम है, तो उसी ई एनर्जी के कारण, या फिर कहे वही ई एनर्जी रेस्पॉन्सिबल है कि ये न्यूक्लियस के तौर पे बाउंडेड है। इसीलिए हम इसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। यहां पर इसे मोर प्रिसाइजली ई सब बी से डिनोट किया जाता है। ई सब बी, बी स्टैंड्स फॉर बाइंडिंग, सो ई बी इज बाइंडिंग एनर्जी। यहां पर एक और टर्म आता है जो कि थोड़ा ज्यादा हेल्पफुल है, वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। सो अब जो टर्म आने वाला है ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। नाम से ही आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है। अगर हीलियम न्यूक्लियस का एग्जांपल लिया जाए जिसका कि बाइंडिंग एनर्जी मान ले Eb है, तो फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो होगा, जिसे कि हम रिप्रेजेंट करते हैं E सब Bn से, यहां पर B बाइंडिंग के लिए है और N है पर न्यूक्लियॉन के लिए, तो इस हीलियम न्यूक्लियस के केस में हम कहेंगे इसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मतलब कि अगर इसमें 4 न्यूक्लियॉन्स है तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी अगर Eb होता है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए जो बाइंडिंग एनर्जी है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो यहां नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है 4 है। एक जनरल फॉर्मूला अगर बनाते हैं तो 4 की जगह हम क्या लिखेंगे? ऑब्वियसली ये 4 क्या है? ये 4 है हीलियम का मास नंबर। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज इक्वल टू उस न्यूक्लियस का जो बाइंडिंग एनर्जी है डिवाइडेड बाय उस एटम का जो मास नंबर है। तो फिर चलिए हीलियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ये हम पता लगा लेते हैं। तो जैसे कि हमने बात किया था कि हीलियम के लिए मास डिफेक्ट जो है वो इतना है, इसी का इक्विवेलेंट एनर्जी इसका बाइंडिंग एनर्जी होगा। और उसी को जब हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से क्यों? क्योंकि हीलियम का जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है वो 4 होता है। तो जब हम बाइंडिंग एनर्जी को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा हीलियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो सबसे पहले हम हीलियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी पता करेंगे। सो फॉर हीलियम न्यूक्लियस हमें पता है कि इसका जो मास डिफेक्ट है हमने ये पता लगाया, ये है 0.03033 एटॉमिक मास यूनिट। और जैसे कि हमें पता है 1 एटॉमिक मास यूनिट ये बराबर होता है 1.661 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के। तो इसे हम किलोग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम वहां पर जो फॉर्मूला है mc² उससे एनर्जी पता लगाएंगे। सो यहां से आगे हम कह सकते हैं हीलियम के लिए मास डिफेक्ट जो है ऑब्वियसली ये बराबर होगा 0.03033 इंटू 1.661 इंटू 10⁻⁻27 इतना किलोग्राम। आप कैलकुलेट करें तो ये जो है ये बराबर हो जाएगा 5.04 इंटू 10⁻⁻29 इतना किलोग्राम। अब हम क्या करेंगे? इसका जो इक्विवेलेंट एनर्जी होगा इस मास का, मास डिफेक्ट का, वही तो होगा बाइंडिंग एनर्जी। तो ऑब्वियसली जो बाइंडिंग एनर्जी होगा हीलियम न्यूक्लियस का ये बराबर होगा मास डिफेक्ट इंटू c² के। सो वैल्यू पुट करते हैं। सो मास डिफेक्ट जो है ये है 5.04 इंटू 10⁻⁻29 इतना किलोग्राम इंटू c²। सो c² दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर।
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका होल स्क्वायर। सो एक बार फिर से लिख लेते हैं 5.04 इंटू 10⁻⁻29 इतना किलोग्राम इंटू, अब 3 का स्क्वायर जो है ये होगा 9 इंटू 10⁸ का जो स्क्वायर है ये होगा 10⁻16 और ये जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट देखें क्या बनेगा, यूनिट बनना क्या चाहिए, एनर्जी का यूनिट बनना चाहिए। और यहां पर देखें किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो न्यूटन हो गया, 1 बचा मीटर न्यूटन के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जूल बन जाएगा। सो कैलकुलेट करें, आप पाएंगे ये जो है ये बाइंडिंग एनर्जी ये बराबर हो जाएगा 4.536 इंटू 10⁻⁻12 जूल। सो ये हो गया हीलियम न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी। एक काम करते हैं, चलिए इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि 1 जूल जो है, 1 जूल ये बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो इतना जूल कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा, ये बराबर होगा 4 इंटू 536 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। आप यहां पर कैलकुलेट करें तो आप ये पाएंगे ये जो है ये बराबर होगा 2.835 इंटू 10⁻7 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो ये हो गया हीलियम न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो ये है बाइंडिंग एनर्जी फॉर हीलियम। अगर जूल में कहें तो उसका जो बाइंडिंग एनर्जी होगा हीलियम न्यूक्लियस का वो होगा ये। तो ये भी है बाइंडिंग एनर्जी, लेकिन यहां पर रिप्रेजेंट किया गया जूल में। अब यहां से अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पता करें, सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो हमें करना क्या होगा, टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो है ये डिवाइडेड बाय कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, वो तो 4 है। सो अब हम क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है ये होगा 2.835 इंटू 10⁻7 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 4। सो ये जो है ये बराबर हो जाएगा 7.09 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये बन गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, सबके लिए नहीं, ये फॉर हीलियम न्यूक्लियस। अलग अलग न्यूक्लियाई का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होगा वो अलग अलग होगा। ये हमने जो पता लगाया ये हीलियम के लिए था। चलिए अब एक चार्ट देख लेते हैं। यह फिगर एनसीईआरटी की किताब से लिया गया है। यहां पर अलग अलग एलिमेंट्स के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को प्लॉट किया गया है। और जैसे कि देखिए हमने पता लगाया था कि हीलियम के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है यह है 7.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आगे के वीडियोस में हम इस ग्राफ का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे के वीडियोस में हम आगे के मुद्दों पे बात करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।